नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित हैं आध्यात्मिक सृजन के सृजन संवाद कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे देश के जाने माने गीतकार डॉक्टर धनंजय सिंह साहब। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर धनंजय सिंह साहब देश के वरिष्ठ जाने माने गीतकारों की पंक्ति में शामिल हैं। आपने देश के वरिष्ठ कवियों के साथ कवि सम्मेलनों में मंच साझा किए हैं। कादम्बिनी पत्रिका के संपादन से आप 28 वर्षों तक जुड़े रहे हैं। आपके 2 कविता संग्रह पलाश दहके हैं और दिन क्यों बीत गए प्रकाशित हुए हैं। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा वर्ष 2007 में साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हम वार्ता शुरू करते हैं डॉक्टर धनंजय सिंह साहब के साथ। स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, 6 दशक से आप लिख रहे हैं, गीत सृजन कर रहे हैं। आपको ये लिखने की जो प्रेरणा है ये कहां से मिली, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब से आपने लिखना शुरू किया? लिखने की शुरुआत बहुत पहले हुई जी। पहले कक्षाओं में शनिवार को एक सभा हुआ करती थी, उसमें अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हुआ करती थी जी। अंत्याक्षरी में हम दूसरों की कविताएं सुना करके अंत्याक्षरी बोलते थे। वहीं से प्रेरणा हुई कि हम स्वयं लिखना शुरू करें। तो पहले जो है अध्यापक लोग जो है पंक्तियां देते थे, उनकी पूर्ति हुआ करती थी, समस्या पूर्ति हुआ करती थी, उससे लिखना आरंभ हुआ। जी जी। सर 6ठी कक्षा में ही आरंभ हो गया था। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से बचपन में ही आप काव्य सृजन से जुड़ गए और अपने पहले कवि सम्मेलन का कोई अनुभव आपको हो तो वो बताइए सर। पहला कवि सम्मेलन तो ये बात जो है 1968 की 1968 जी जी 1968 की बात है। भवानी प्रसाद मिश्र कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे जी। MMH कॉलेज में। ये कवि सम्मेलन गाजियाबाद में ही हुआ था। तो उस में छात्र कवि के रूप में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। मैं जब कविता पढ़ रहा था, कविता पढ़ करके मैं जब हटा तो भवानी दादा अध्यक्ष पद से बोलते हुए उठ करके माइक पर आए और माइक पर आकर के उन्होंने कहा, चूंकि नई अध्यक्ष बीच में नहीं आता है, मैं इसलिए आया कि इस विद्यार्थी ने जो अभी कविता पाठ करके गया मुझे विवश कर दिया। विवश इस तरह से कर दिया कि मैं इसकी कविता की पहली पंक्ति सुन करके डर गया था। और डर यूँ गया था कि जहाँ से इसने पहली पंक्ति शुरू की वहाँ से कविता का समापन होता है, ये कविता का निर्वाह कैसे होगा। लेकिन मैं कविता सुनता गया और मैंने देखा कि कविता जो है वो आगे बढ़ रही थी। ऐसे विद्यार्थी को यदि मैं आशीर्वाद न दूं तो ये अपराध होगा, इसलिए मैं मंच पर, मैं माइक पर आया हूँ। बहुत सुंदर था। तो ये सुनकर के मैं तो रोमांचित हो गया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा आशीर्वाद था। बेशक बेशक। ये मेरे पहले कवि सम्मेलन का अनुभव है। बहुत सुंदर सर। कादम्बिनी पत्रिका से आप किस वर्ष में आपका जुड़ाव हुआ? कादम्बिनी से मेरा जुड़ाव 1980 में हुआ। जी जी। कितने समय तक आप वहाँ पे 2008 तक मैं वहाँ रहा। तो वहाँ सर देश के शीर्ष रचनाकार आते जाते रहे, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकातें हुई। किसी एक के साथ कोई यादगार संस्मरण आपको याद आता हो तो हमारे दर्शकों के लिए आप साझा कीजिए। कादम्बिनी में महादेवी जी आया करती थी। अरे वाह। अज्ञे जी आते थे, दिनकर जी आते थे, बड़े बड़े सब साहित्यकार वहाँ आया करते थे। तो उन सब के दर्शन का लाभ मुझे होता था। प्रोफेसर युगजीत नवलपुरी जी अज्ञे जी के सहायक प्रोफेसर थे। मैं उनके यहाँ गया हुआ था जोधपुर। युगजीत नवलपुरी जी मुझे अज्ञे जी के पास विभाग में लेकर के गए। तो विभाग में हमारी बहुत देर तक बातचीत होती रही।
काफ़ी बातचीत के बाद अज्ञे जी ने कहा कि आज शाम का भोजन आप हमारे साथ कर लीजिए। तो मैंने कहा भगवान मेरा सौभाग्य होता, लेकिन मैं नवलपुरी जी से अनुमति नहीं ले पाया हूँ अभी। उनसे अनुमति के बिना कहना कठिन होगा कि मैं आ सकता हूँ या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज भोजन न सही कल चाय पर आप हमारे यहाँ आइए। मैंने कहा हाँ, इसकी अनुमति मिल जाएगी और मैं अनुमति लेकर के आपके यहाँ आऊँगा। तो अगले दिन मैं नवलपुरी जी के साथ ही अज्ञे जी के घर पर पहुँचा। अज्ञे जी ने वहाँ पहले अपने हाथ से कॉफ़ी बना करके पिलाई, फिर भोजन कराया। तो उसके बाद उन्होंने कहा हमसे कि आपको पता है मैंने कल आपको खाने पर क्यों बुलाया था? मैंने कहा नहीं साहब, मुझे पता नहीं है। बोले वो कल हमारा जन्मदिन था। अरे वाह। और वो 7 मार्च का दिन था। बहुत सुंदर। तो मैं अपने आप को कोसता रहा कि वैसे इतनी बड़ी बात मुझे क्यों याद नहीं थी। जी 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 जी, वाकई सर, ये इससे खूबसूरत संस्मरण जो है वो हो नहीं सकता। अज्ञे साहब के साथ जो है आपने उनके जन्मदिन को मनाया। मुझे सर आपके बहुत सारे गीत प्रिय हैं। ये गीत और इसकी कुछ पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं आपके साथ इनको पढ़ना चाहता हूँ। निज अंतस का स्नेह जलाकर दीपक उजियारा करता है। निज अंतस का स्नेह जलाकर दीपक उजियारा करता है। ज्योति किरण कितनी भी लघु हो उससे अंधियारा डरता है। आओ साथी हर बाती के मन में सोई ज्योति जगाएं। आओ साथी हर बाती के मन में सोई ज्योति जगाएं। मानवता की राह प्रकाशित करने वाले दीप जलाएं। ऐसे ही बहुत सारे गीत सर आपने लिखे हैं। एक आपका गीत सर 50 साल पहले ही आपने लिखा और वो आपका आज तक पॉपुलर है, आज तक लोकप्रिय है, नागफनी वाला। हम इस वार्ता को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि आपका वो गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। अच्छा जी सर, मैं सुना देता हूँ। स्वागत सर। हमने कल में गुलाब की रोपी थी, पर गमलों में उगाई नागफनी। जीवन ऐसे मोड़ों तक आ पहुँचा, आ जहाँ हृदय को सपने छोड़ गए। मरघट की सूनी पगडंडी तक जो कंधा दे शव को अपने छोड़ गए। सावन भादों के मेघों के जैसा मन भर भर आया, पीड़ा हुई घनी। गगनों में उग आई नागफनी। आशा के सुमन महक तो जाते, पर मुस्कानों वाले भ्रम ने मार दिया। पतझड़ को तो बदनामी व्यर्थ मिली। वाह वाह वाह। हमको मादक मौसम ने मार दिया। पूजन से तो इनकार नहीं था, पर अपने घर की मंदिर से नहीं बनी। गमलों में उग आई नागफनी। रंगों गंधों में रहा नहाता, पर अपनापन इस पर भी मजबूरी है। कीर्तन में चाहे जितना चिल्लाएं, मन की ईश्वर से फिर भी दूरी है। सौगंधों में अनुबंध रहे बंधते, पर मन में कोई चुभती रही अनी। गगनों में उग आई नागफनी। समझौतों के
गुब्बारे बहुत उड़े, उड़ते ही सबकी डोरी छूट गई। विश्वास किसे क्या कहकर बहलाते हैं, जब नींद लोरियां सुनकर टूट गई। संबंधों से हम जुड़े रहे यूं ही, जो जुड़ी वृक्ष से हो टूटी टहनी। हमने कल में गुलाब की रोपी थी, पर गमलों में उगाई नागफनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं अपनी एक कविता पेश करना चाहता हूँ। अरे स्वागत है। शुक्रिया सर। महाकवि। मेरे शहर की गली गली में रहता है एक कवि, मेरे शहर की गली गली में रहता है एक कवि, जो खुद ही खुद को मानता है महाकवि। मैं अकिंचन नहीं जानता पहचानता ऐसी किसी भी रेखा को। मैं अकिंचन नहीं जानता पहचानता ऐसी किसी भी रेखा को, जो तय करती है कौन होता है सिर्फ कवि और कौन होता है महाकवि। ना ही मैं जानना चाहता हूँ, ना ही मैं जानना चाहता हूँ ऐसे किसी भी सूत्र को। मेरे लिए इतना काफी है, मेरे लिए इतना काफी है शब्दों का नृत्य करते हुए मेरे ख्याल में आना। बहुत सुंदर। शब्दों का नृत्य करते हुए मेरे ख्याल में आना, हर ओर अपनी रोशनी बिखेर देना, मेरे दिलो दिमाग को महकाकर कुछ भाव चित्र कैनवास पर उकेर देना, मुझे एहसास कराना तुम एक कवि हो, सिर्फ और सिर्फ कवि। बहुत सुंदर। शुक्रिया सर। मैं आप पिछले 50 साल से गाजियाबाद शहर का जो साहित्यिक परिवेश है उसको देख रहे हैं, उसमें आपकी एक सशक्त उपस्थिति भी हम देख रहे हैं। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि ये परिवेश किस तरह से और ज्यादा समृद्ध हो सकता है। प्रवीण जी, बहुत पहले एक संस्था थी इंगित, गाजियाबाद में ही थी। जी। उसकी गोष्ठियों में जो विशेषता थी वो ये थी कि केवल कविता पाठ नहीं होता था। कविता पाठ होता था, रचना कहानियां भी पढ़ी जाती थी और रचनाएं भी पढ़ी जाती थी, लेकिन वो रचनाओं पर बातचीत हुआ करती थी। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। जो बहुत जरूरी है। जी। आज के परिदृश्य में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी गोष्ठियां तो होती हैं, उन गोष्ठियों में कविता पाठ होता है, कहानी पाठ होता है, लेकिन रचना पर बात नहीं होती। जी। रचना पर बातचीत बहुत जरूरी है, उससे परिष्कार होता है। परिष्कार के लिए यह आवश्यक है कि हम उन पर जो है टीका टिप्पणी भी करें, तो और रचनाकार से संवाद स्थापित हो। ये गोष्ठियों में मैं आवश्यकता महसूस करता हूँ। निसंदेह सर, इस बात की जरूरत है। ये सर 2005 के लिए आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया। जी। वो सम्मान आपको आपकी किस कृति के लिए दिया गया? और वो सम्मान किसी कृति के लिए नहीं, अच्छा, मेरे समग्र लेखन पर था। ओके। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आपने अमर भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान नाम से एक संस्था का गठन किया 20 साल पहले, और उस संस्था के माध्यम से आपने बहुत से नवोदित रचनाकारों की रचनाओं के संकलन प्रकाशित किए, संपादित किए। बहुत से स्थापित रचनाकारों को आपने सम्मानित किया अपने संस्था के बैनर और कार्यक्रमों में, और बहुत सारे नए कलाकारों को आपने अवसर प्रदान किया, एक मंच प्रदान किया अपनी रचना की अभिव्यक्ति के लिए, पाठ के लिए। तो ये संस्था की स्थापना करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, और इसके उद्देश्यों को लेकर संस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है? प्रवीण जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब कादम्बिनी में काम करता था, जी सर,
तो वहाँ मैं देखता था कि लगभग 300 कविताएं प्रतिमाह छपने के लिए आया करती थी। बेशक। जिनमें से मुश्किल से 15 कविताएं हम चुन करके प्रकाशित कर पाते थे एक माह में जी। तो बाकी जो 285 का रचनाएं थी उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता था। तो मैं ये सोचता था कि ये जो 285 रचनाएं जिनका कोई उपयोग नहीं हो पाया, ये सब की सब रचनाएं रद्दी तो नहीं थी, निसंदेह, बेशक इनका उपयोग भी होना चाहिए। तो जो लोग प्रकाशित नहीं हो पाते थे, बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की थी जो प्रकाशित नहीं हो पाते थे, मेरे मन में विचार आया कि यदि वो लोग संगठित होकर के कुछ करना चाहें तो उनका एक संकलन प्रकाशित किया जा सकता है, जिससे वो विभिन्न शहरों में, कोई कलकत्ता में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई गाजियाबाद में है, उन सब की रचनाएं एक साथ इकट्ठी प्रकाशित हों। तो वो एक दूसरे को, कलकत्ते में बैठा हुआ गाजियाबाद वाले को जानेगा, गाजियाबाद वाला कलकत्ते वाले को जानेगा। इस प्रकार से ये एक वो बन सकता है। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैंने पहले अमर भारती की स्थापना की और इस तरह के संकलन प्रकाशित करने शुरू किए। ऐसे लगभग 100 संकलन प्रकाशित हुए, जिनका बहुत स्वागत हुआ। जिसमें जो ऐसे उसमें से अनेक रचनाकार निकले जिनको अकादमी पुरस्कार मिले। बेशक, वाह, बहुत बढ़िया था। तो प्रकाशित हो पाना जो है वो अवसर की बात है। अवसर न मिल पाने पर बहुत सारे लोग जो है अपनी पहचान बनाने से वंचित रह जाते हैं। इसी को लेकर के मेरे मन में ये विचार था कि रचना पर संवाद होता रहना चाहिए। बेशक। और उसको दृष्टि को लेकर के गोष्ठियां आरंभ की मैंने, और वो ये चल रहा है सिलसिला। इसी में जो है वरिष्ठ लोगों को सम्मानित करने का क्रम भी चला, जिसमें शेरा यात्री, ममता कालिया, चित्रा मुदगल जैसी विभूतियों को हम यहाँ सम्मानित कर चुके हैं। बेशक, ये फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी फहरिस्त है। सर, आप अपने रचनात्मक जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और आपका अमृत महोत्सव जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है जी। आध्यात्मिक सृजन की ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। बहुत धन्यवाद आपका और आध्यात्मिक सृजन का बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्मिक सृजन निरंतर सक्रिय रहे और उन्नति करता रहे, मेरी कामना है। सर, हम अंत में एक प्रिय गीत आपका जो है वो सुनना चाहेंगे। मैं गजल आपको सुना देता हूँ। बेशक सर, बेशक, गजल। गीत जीने का मन ही न हो, गीत गाने से क्या फायदा, यूं रदीफों के संग काफिए भर मिलाने से क्या फायदा, खिड़कियों का खुलापन अगर आदमी का विरोधी बने, फिर भला ऐसे माहौल में घर बनाने से क्या फायदा। जिंदगी के किसी घाट पर संत हो भी गए हम तो क्या, डूबने हमको लहरें न दें, पार जाने से क्या फायदा। क्यों मुहर्रम मनाते हुए ताजियों को सजाते हैं लोग, इस तरह मन कुचल कर भला मुस्कुराने से क्या फायदा। डायरी के किसी पृष्ठ पर फूल बनकर तो जी लेते हम संस्मरण के बहाने, मगर याद आने से क्या फायदा। हर चटकती हुई भीत की
सब दरारों में चंदन भरे, द्वार पर हर सुबह अल्पना, भर सजाने से क्या फायदा। और अंत में जी, स्वागत है। झुक गया आज गांडीव तो, फिर धनंजय धनंजय नहीं। वाह। आप तो पुरुषों का इतिहास भर, पढ़ते जाने से क्या फायदा। गीत जीने का मन ही न हो, गीत गाने से क्या फायदा। यूं रदीपों के चिंता किए, भर मिलाने से क्या फायदा। अद्भुत सर, अद्भुत। आपने इस रचना में, इस गज़ल में अपने नाम को जिस खूबसूरती से प्रयोग किया है वो अद्भुत है सर, बहुत ही खूबसूरत। आध्यात्मिक सृजन की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक श्रृंखला के रूप में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आध्यात्मिक सृजन के लिए तो मैं शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ। मेरी मंगल कामना है कि आध्यात्मिक सृजन फलता फूलता रहे और निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। तो दोस्तों, आध्यात्मिक सृजन की ये नई पहल सृजन संवाद के नाम से आज शुरू हुई है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आगे भी हम इसी तरह की आपका रचनात्मक शख्सियतों को आपके साथ आप इस कार्यक्रम में पेश करते रहेंगे, प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।